अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। हम पढ़ रहे हैं एमएफए के अंदर हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल। इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में कल हमने एंड किया था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमने सीखा था कि टाइम ज़ीरो के ऊपर, बल्कि मुकम्मल ही ले आते हैं फिर सारी बातें करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हम आगे कंटिन्यू करना है। जी, तो हमने सीखा था वर्किंग कैपिटल के अंदर कि वर्किंग कैपिटल में हमें बिज़नेस या क्या नाम है प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तब हमें वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़नी है, और वो ज़ीरो टाइम के ऊपर क्या होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ये वाली इन्वेस्टमेंट रूटीन में सेम भी चल सकती है, और ये वाली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो अगर तो ये इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी तो ये टाइम ज़ीरो पे आउटफ्लो होगा, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा तब इसका क्या होगा, इनफ्लो होगा। जैसे हमने कल सवाल किया था, ये वाला सवाल किया था हमने, कल से खींच के ले आते हैं यहाँ पर। ये वाला सवाल हमने परफॉर्म किया था। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की थी हमने 30 की, और जब हमारा प्रोजेक्ट एंड हुआ था तो ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गई थी, रियलाइज़ हो गई थी। वर्किंग कैपिटल में ये समझाया था आपको कि वर्किंग कैपिटल आपका एसेट माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ होती है, और उसके अंदर भी मेजरली इन्वेंट्री, डेटर और क्रेडिटर आ रहे होते हैं। हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेंट्री वगैरह ख़रीदते हैं, उसको सर्कल में लेकर आते हैं, इन्वेंट्री ख़रीद के मैन्युफैक्चरिंग करके उसे सेल से रिकवरी से फिर पेमेंट, ये एक सर्कल हम चलाना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्ट में हमें इसकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द ईयर लाजमी नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। अगर ऐसा ना हो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, तो फिर वो एंड पर यही वाली इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, रियलाइज़ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ मज़ीद बातें, मज़ीद क्वेश्चन। A project costs 300,000 and has a scrap value 70,000 at the end of its 3-year life. The expected annual net operating cash flows are as follows. 1,20,000 पहले साल में कमाएंगे कैश फ्लोज की सूरत में 90,000 और 1,30,000. At the start of each year, the project will require working capital equal to 20% of that year's net operating cash. स्टार्ट पर ही इसको ज़रूरत क्या है, 20% ऑफ दैट ईयर्स नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो की उसको ज़रूरत है स्टार्ट ऑफ द पीरियड। कैश फ्लो जो आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द पीरियड पर हो, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे,
पिछले साल के एंड पर, ऐसे ही है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके ज़हन में आ गई। अच्छा, कितने साल हैं? 3 साल हैं। इसका मतलब 0 1 2 3। इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 3 लाख की, स्क्रैप वैल्यू उसकी क्या है? 70,000। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे 3 लाख, इसकी रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू होगी 70,000। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये हमें हासिल होने हैं हर साल 1,20,000, 90 और 1,30,000। 1,20,000, 90,000 और 1,30,000। अब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो, जी कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब ये पहले साल का एंड है, ये क्या है? पहले साल का। तो स्टार्ट कहां पे होगा? यहां। स्टार्ट कहां पे होगा? यहां पर। इसका मतलब हमें 20% इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसका 20%। 1,20,000 का 20% हमें इन्वेस्टमेंट की क्या है? ज़रूरत है। ईयर 1 1,20,000 का 20% कितना हुआ? 24,000। स्टार्ट में क्या होगा? फिर हम वर्किंग कैपिटल में 24,000 का क्या कर रहे होंगे? आउटफ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ लग गई? अच्छा, अगले साल हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो हासिल कितने होने हैं? 90,000। तो अगले साल में हमें अगला पूरा साल ईयर 2 मुकम्मल, ईयर 2 के स्टार्ट पर, ईयर 2 का स्टार्ट ईयर 1 का एंड कंसिडर होगा। तो ईयर 2 में हमारे जो कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो है हमें कितने चाहिए? 18,000। कितने चाहिए? 18,000। अब मैं इसको इस अंदाज से थोड़ा सा समझाने लगा हूँ आपको, जस्ट एक नोशनल करके। वर्किंग कैपिटल, ये बताएं वर्किंग कैपिटल में इसकी नेचर क्या होगी? वर्किंग कैपिटल की डेबिट और क्रेडिट? डेबिट होगी, क्योंकि एसेट्स ज़्यादा होते हैं। करंट एसेट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, करंट लायबिलिटीज कम होती है। करंट रेशियो में भी हमने सीखा 2:1 होनी चाहिए। मीन्स एसेट्स ज़्यादा होते हैं और लायबिलिटीज कम होती है। समझ लग गई जी कहानी? अच्छा, तो इसकी नेचर होगी डेबिट। पहले साल के एंड तक या पहले साल में हमें चाहिए 24,000। साल की रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? 24,000। तो मैं एंट्री बनाता हूँ वर्किंग कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट 24,000। ये मेरा आउटफ्लो हो गया 24,000। ठीक है, जो मेरा कैश जाना है, हम क्या कर रहे हैं? कैश फ्लोज बना रहे हैं। तो ये मेरा बना 24,000 का आउटफ्लो। अच्छा, अगले साल के एंड पर मुझे, या अगले साल पूरे साल में क्या चाहिए मुझे? कितना बैलेंस चाहिए? 90,000 का 20%, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कम होने हैं, मेरी रिक्वायरमेंट भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मेरा कैरेट डाउन एक हिसाब से क्या बनता है? 18,000। तो फिर एक हिसाब से फिर मुझे इस दफ़ा क्या होगा? कैश इनफ्लो हासिल होगा। कितना? 6,000। गॉट द पॉइंट? बात समझ लग गई? अच्छा, अब
ये तो समझने वाली बात होगी। स्पीडीली खुद कैसे करना है, स्पीडीली खुद कैसे करना है, तो स्पीडीली खुद ऐसे बस बना लेना है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 130 का कितने परसेंट, 20%, ये कितना हो गया 26,000, ऐसे ही है। अच्छा, अब आ जाएं यहाँ पर, पहले साल की रिक्वायरमेंट मालूम करना तो मुश्किल काम नहीं। अब अगले साल में आपको कितना चाहिए, 18,000, तो अब दोनों सालों को इकट्ठा करके 18,000 बना दो। ये -24,000 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 6,000, क्या लिख दूँ, पॉजिटिव 6,000 लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएंगे, नेट कर दो तो क्या बन जाएगा 18,000। वो उसी के ऊपर आ गई बात, ये 18,000, ठीक है। ईयर 3 के स्टार्ट पर, यानी ईयर 2 के एंड पर बैलेंस के साथ तक पहुंचाना है 26,000 तक। तो अब यहां तक कितने पे पहुंचा हुआ है, 18, 26 तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना, 8 का आउटफ्लो होगा, क्या होगा, 8,000 का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। बात समझ लग गई, इजी वे, मुश्किल तो नहीं। अब जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो क्या होगा, सारा का सारा वर्किंग कैपिटल रियलाइज हो जाना है। वो कितना हो चुका हुआ है, 26,000, आउटफ्लो में 26,000 है, पॉजिटिव में अब क्या कर दोगे, 26,000 लिख दोगे, ये वाली पूरी लाइन क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली निल हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव होके अल्टीमेटली निल हो जाएगी। पिछले साल में भी क्या ये निल हो रही है, लाइन को क्या करना है एक हिसाब से निल करें, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो गई है, ये वाली लाइन अल्टीमेटली क्या हो गई है, निल हो गई, क्योंकि पहले आउटफ्लो हुआ है, बाद में वही वाली वैल्यू क्या हो गई है, रियलाइज हो गई है। तो ये वाली लाइन क्या हुआ करेगी, निल हो जाएगा, ठीक है जी। आउटफ्लो एंड इनफ्लो होके अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, निल हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़े, फिर ये वाला सवाल करें, देखते हैं अब आप भी सवाल ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्या वैल्यूज निकालते हैं। सेम क्वेश्चन का रेप्लिका है। ऊपर वाले सवाल का क्या है, रेप्लिका है।
MS ऑफिस 1:30 बजे की फरमाइश थी ना आपकी? हाँ जी, छेती करो। ठीक हो गया। पूरा मुकम्मल नहीं किया, नील नहीं हुआ, क्या हो गया? हाँ, अभी मैंने R2 का रखवा दिया, एला रह गया। ये आज रात को या कल रात तक उनको भेज दूंगा, मंडे को इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। सोची पिया तो बंदा गया सही तो कर लेता है तकरीबन। लें जनाब, ये क्या हो गया? जी, वर्किंग कैपिटल ही करवाने लगा हूँ। हाँ, अब दूसरे सवाल का वही वाला काम करवाने लगा हूँ जी। इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है जी?
2 लाख और रेजिडुअल वैल्यू 80,000। ये आपकी ज़ीरो टाइम पे इन्वेस्टमेंट आ गई और रेजिडुअल वैल्यू चौथे साल के एंड पर कितनी थी? 80,000। ये आपकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई। यार हम कंप्यूटराइज काम नहीं करते, मैनुअल काम ही कर लेते हैं। कंप्यूटराइज काम करें ना, आधा काम किधर चला जाता है, आधा काम कहीं और चला जाता है, लिहाजा हम मैनुअली चलते हैं। कितने साल जी? 4 साल। ज़ीरो 1 2 3 एंड 4। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, रेजिडुअल वैल्यू इसकी आई 80,000। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 80, 100, 88 और 44। 80, 100, 88 एंड 44। और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहा गया है एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर प्रोजेक्ट विल रिक्वायर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 25% ऑफ दैट ईयर्स नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो अब एक लिंक कर दिया गया, तो हमारा जो पहले साल का है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 पर वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है 80 का 25% यानी कि 20 की। उस साल उससे अगले साल 100 का 25% यानी कि 25 की रिक्वायरमेंट है इन टोटलिटी। और फिर 88 का 25% यानी कि 22 और फिर 44 का 25% यानी कि 11 रहेगी। अब पहले साल के शुरू में हमें 20 का क्या करना पड़ेगा? आउटफ्लो। ये 20 का आउटफ्लो हो गया। अब टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? अब 25 हो गई। डिफरेंस भी ले सकते हैं, ये 20 का आउटफ्लो, ये 5 का मज़ीद आउटफ्लो, तो ये 25 बन जाएगा। फिर 3 का क्या बनेगा? इनफ्लो, तो क्या बन जाएगा? ये 22। फिर 11 का इनफ्लो होगा तो 11 बन जाएगा। तो 20 का आउटफ्लो, फिर 5 का आउटफ्लो, फिर 3 का इनफ्लो, तो बैलेंस बन गया 22। 22 में 11 का इनफ्लो होगा तो बैलेंस 11 रह जाएगा। और फिर एंड पर इसको क्या करना है? नील करना है। और नील करने के लिए आखिरी साल में भी कितना आ जाएगा? 11 जो स्टिल मौजूद है उसके अंदर इन्वेस्टेड है, वो 11 भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली आ जाएगा। और क्या ये इस लाइन को अगर ऐसे देखें तो ये क्या नील हो गई? 25 माइनस में और ये 25 पॉजिटिव। तो ये वर्किंग कैपिटल वेरी कर रही है। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है टैक्सेशन का, टैक्स की पेमेंट्स का। टैक्स की पेमेंट्स होती हैं प्रॉफिट की बेस पे। प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो होंगे उनमें से डेप्रीसिएशन आप लेस कर देंगे तो फिर क्या चीज़ आ जाएगी? आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। उन टैक्सेबल प्रॉफिट्स के ऊपर आप क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टैक्स की पेमेंट एरियर में हो सकती है। मसलन 2024 का टैक्स किस में पे हो रहा होगा? 2025 में जाके पे हो रहा है। ठीक, एरियर का मतलब करंट ईयर का टैक्स वर्कआउट फाइनलाइज होगा अगले साल में और अगले साल में उसकी पेमेंट होगी।
तो प्रॉफिट इस साल का होगा लेकिन उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर। और हम किस पर चल रहे हैं? कैश फ्लोज पर। किस पर? कैश फ्लोज। चलें जी, देखते हैं फिर। एन एसेट इज बॉट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, 1 लाख, एंड विल बी यूज फॉर 4 years, आफ्टर विच इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द फाइनल डे ऑफ ईयर 4 फॉर 20,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ट्रेडिंग विल बी 50,000 पर एनम। हर साल क्या है? 50,000 रुपया ट्रेडिंग होगी। टैक्स इज पेबल एट 30% 1 year in arrear, and tax depreciation is available on straight line basis। हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए। कौन सी डेप्रिसिएशन चाहिए? टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स वालों के मुताबिक ही डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। कितने साल हैं? कितने साल हैं? 4 साल। लेकिन अब कैश फ्लो बनाएंगे कितने सालों का? 5 सालों का। कितने सालों का? रीजन, चौथे साल का प्रॉफिट 5वें साल में जाके क्या हो रहा होगा? टैक्स हो रहा होगा, और उसकी पेमेंट क्या होगी? 5वें साल में जाके होगी। ज़ीरो 1 2 3 4 एंड 5। आप एक काम करेंगे, एक बनाएंगे इन्वेस्टमेंट, एक आप उसकी क्या करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू, एक आप करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एक आप इसमें लिख रहे होते हैं वर्किंग कैपिटल की पेमेंट, एक इसमें आ जाएगी टैक्स की पेमेंट। ठीक, एक हम अलग से वर्किंग बना रहे होंगे। क्या लें? ये वाली वर्किंग है लेफ्ट पेज के ऊपर। इस पेज पे आंसर के लेफ्ट पेज पर, और राइट पेज पर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की वर्किंग बना रहे होंगे। इसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की वर्किंग बना रहे होंगे। अब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर ज़ीरो नहीं आएगा। आपने बनाना है बना लें, लेकिन ज़ीरो वाला कॉलम खाली छोड़ दें। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे आते हैं जी? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कोई स्टूडेंट? यस, बिजनेस के ऑपरेशंस करके जिसके ज़रिए आप सेल कर रहे होंगे, सेल से क्या रिसीट्स आ रही होंगी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह होगी, उससे आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे और बाकी के भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे। तो आपके जो सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एक्सपेंसेस हैं, यहाँ से आपके क्या हासिल हो रहे होंगे? अल्टीमेटली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हासिल हो रहे होंगे। तो ये अब आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो मौजूद हैं हर साल के, और हर साल का 50,000 हज़ार गालिबन बताया गया है। कितना है जी? 50,000 पर एनम। और टैक्स पे करना है आपने 30% 1 year in arrear। तो आप ये एक वर्किंग करने के बाद कहाँ पर पहुँचेंगे? 50 50 50 और 50। ठीक, इसमें से लेस क्या करनी है आपने? इसमें से लेस करेंगे आप डेप्रीसिएशन। स्ट्रेट लाइन में करनी है,
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, लाख में से कितने माइनस कर दिए जाएं? इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट कर दी हमने 1 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू इसकी बच गई हमारे पास 20,000 की, तो कॉस्ट आपकी आ गई 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 4। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 20 की क्या हो गई? डेप्रिसिएशन हो गई। और अब आपके पास क्या आ गया? टैक्सेबल प्रॉफिट 30, 30, 30 एंड 30। इस 30 के ऊपर क्या होना है? टैक्स लगना है। लेकिन टैक्स कब होगा? एरियर में। एरियर का मतलब क्या है? टैक्स इन एरियर। इसका मतलब है इस 30 के ऊपर जो टैक्स है ना वो यहाँ पर आएगा, इस 30 का टैक्स यहाँ पर, इस 30 का टैक्स यहाँ पर, और इस 30 का टैक्स यहाँ। एट द रेट ऑफ 30% है। यानी कि कितना कितना? 9, 9, 9 एंड 9। ये वाला टैक्स आपका यहाँ पर आएगा। टैक्स पेमेंट जो आपने कैलकुलेट की है 2 से शुरू होगी। 9, 9, 9, 9। 5 साल थे या 4 साल थे? 4 साल थे। ये 20 रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। टैक्स से 1 साल आगे जा रहा है। लाइफ कितनी थी? 4 साल। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितना लिखूं? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कैश फ्लोज कितने लिखूं? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। ये तो जस्ट टैक्सेशन कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन लेस की है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने हैं? ये ऊपर से भी कैलकुलेशन के ज़रिए भी जब कभी भी आएगा तो ये कैलकुलेशन से आएगा। ये एक कैश फ्लो आएगा जो फाइनलाइज होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको उठाएंगे और लेकर चले जाएंगे कहाँ पर? दूसरी वर्किंग के अंदर। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ पर 50-50 हर साल क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? टैक्स की पेमेंट क्या होगी? आउटफ्लो होगी। इनफ्लो नहीं है, वो क्या है? आउटफ्लो। टैक्स पे हो रहा है। और तो कुछ कहानी नहीं है, और कोई कहानी नहीं है। 100 माइनस में 50, पॉजिटिव में 41, 41, 61 एंड माइनस 9। अब इसकी क्या करेंगे आप? नेट प्रेजेंट वैल्यू खुद बना देंगे 10% पर। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, माइनस 100 जमा 50 इंटू 1.1 माइनस 1 प्लस 41 1.1 माइनस 2 प्लस 41 1.1 माइनस 3 प्लस 61 1.1 माइनस 4 माइनस 9 1.1 माइनस 5।
46.22 ये बोला जी 46.22 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने एक अदद कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन भी सीखी कि टैक्सेशन आएगी तो वो कैसे डील करना है। ठीक, अच्छा, तो ये मनी कैश फ्लोज यूज होंगे या रियल कैश फ्लोज यूज होंगे? रियल कैश फ्लो के लिए क्या कंडीशन थी? इन्फ्लेशन रेट और टैक्स हो ही ना, यही थी ना, टैक्स हो। जब टैक्स आ जाएगा तो फिर यूज ही कौन से होंगे? मनी कैश। ठीक, और आधे से ज़्यादा सवालों में क्या आना है? टैक्स आना है, और 99% क्या होगा यूज? मनी कैश फ्लो और मनी रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, तो अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूं, वो ये कि अगर आप ICAP की बुक देख रहे होंगे तो उसके अंदर ये वर्किंग्स दोनों अलग-अलग नहीं होंगी, उसमें वर्किंग दोनों अलग-अलग नहीं होती। मैंने उसको अलग-अलग किया हुआ है ताकि ज़िंदगी क्या रहे? सुकून। लेकिन स्टिल पता होना चाहिए उसका, अगर आपने आंसर मैच करना है, उसकी लॉजिक क्या इस्तेमाल हो रही है। ठीक, तो उसके लिए मैं जस्ट वर्किंग आपको समझा देता हूँ ताकि अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन चेक करना हो ICAP की बुक से तो आप आराम से कर सकें। फ़र्ज़ करें कोई मैंने सवाल सॉल्व कर कर नोट्स में नहीं प्रोवाइड किया हुआ और आप वो वाला सवाल कर रहे हैं, तो कम से कम चेक करना तो आना चाहिए ना। वैसे तो सारे सॉल्यूशन इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट कदरे आसान है, लॉजिकल है। हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को सेपरेट किया है और डेप्रीसिएशन को क्या किया है? लेस करके प्रॉफिट बना लिया। जब एक ही फॉर्मेट में दो दो काम हो रहे होंगे तो फिर फॉर्मेट क्या हो जाता है? बहुत लेंथी हो जाता है और फिर उसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो तरीकाकार क्या होगा उस केस के अंदर? उस केस के अंदर आपकी बात जो होगी वो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऐसे नहीं आ रहे होंगे। टैक्स पेमेंट की कहानी भी बाद में ही आएगी। आपने दो तीन चीज़ें लिख ली, वर्किंग कैपिटल की लिख ली रिक्वायरमेंट, फिर यहीं पर सेल वगैरह की कहानी, यहीं पर ही कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह की कहानी, और फिर यहीं पर ही नेट कैश फ्लोज बन जाएंगे। ठीक है, नेट कैश फ्लोज फिर 50-50-50 कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने टैक्सेशन के कैश फ्लो पर पहुँचना होगा। टैक्सेशन के कैश फ्लो पर पहुँचने के लिए आपको डेप्रीसिएशन क्या करनी होती है? लेस करनी होती है। तो लेस होगी आपकी डेप्रीसिएशन, ताकि आप क्या करें? प्रॉफिट पर पहुंच जाएं। अब आपकी ये प्रॉफिट की कहानी आ गई।
कह सकते हैं आपने इतना हिस्सा अलहदा कर दिया और इतने हिस्से की वर्किंग अलहदा कर ली। अब इसके बाद आपने कहा कि मैंने टैक्स के क्या करने हैं, टैक्स के कैश फ्लो को क्या करना है, आउट करना है। 9 बना था और ये अगले साल में बना था। 9 आउटफ्लो, 9 का आउटफ्लो और 9 का आउटफ्लो, और यहाँ पर भी 9 का आउटफ्लो। इस केस के अंदर क्या होता है कि आप चूंकि एक ही जगह पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो डेप्रीसिएशन आपने यहाँ से लेस कर दी हुई है। अब ये सारे के सारे कैश फ्लो इन इटसेल्फ नहीं रहे, इनको दोबारा से किस में कन्वर्ट करना है, कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम ऐड बैक डेप्रीसिएशन दोबारा से कर देते हैं। हर उस साल में डेप्रीसिएशन क्या करते हैं, दोबारा से ऐड करते हैं टैक्स के कैश फ्लो बनाने के बाद। 2 दफ़ा काम करते हैं डेप्रीसिएशन का, एक दफ़ा लेस होती है, फिर से कैलकुलेशन होने के बाद दोबारा से ऐड बैक होती है। तो फिर ये चीज़ दोबारा से किस पर पहुंच जाती है, ये 50 पे पहुंच गई। ये 30 जमा 20 50 माइनस 41 माइनस 9, कुछ इस तरीके की हो जाती है। फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड अप करते हैं इस वैल्यू के साथ, और फिर आपकी क्या बनते हैं, नेट कैश फ्लोज बनते हैं। तो ये फ़र्क है आईएफ के आंसर में और हमारे आंसर में। हम एक ही दफ़ा अलहदा से ही जस्ट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अपनी वर्किंग के अंदर, मेन वर्किंग के अंदर टैक्स की वैल्यू भी आउटफ्लो के तौर पे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करवा रहा हूँगा, लेकिन साथ मैंने आपको बता दिया है कि एक ही जगह पे वर्किंग करनी हो तो फिर क्या होता है, डेप्रीसिएशन पहले लेस होती है, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट से टैक्स कैलकुलेट होता है, टैक्स का आउटफ्लो लिख दिया जाता है, फिर डेप्रीसिएशन दोबारा से क्या होती है, ऐड बैक होती है। ठीक है, तो ये जस्ट है फॉर आई कैप बुक लें जनाब, नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस क्लास, हमारी क्लास के लिए ये रिकमेंड नहीं है। जिस वे आउट से मैं करवा रहा हूँ उस वे आउट से और टीचर भी करवाते हैं। मेरे उस्ताद ने जब मुझे पढ़ाया था तो वो इसी वे आउट में पढ़ाया था और मुझे यही वे आउट ज़्यादा अच्छा लगा था। हाँ, कंसोलिडेशन भी मुझे मेरे उस्ताद ने जैसे पढ़ाई थी, मैं उसी तरीके से ही प्रेफरेंस देता हूँ और वही आसान भी है। 3-4 पेज में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। हाँ, होता ही ऐसे ही है। हाँ? और सवाल होता भी टैली है और दूसरों का टैली होता ही नहीं है, कंफर्म। और रट्टा सिस्टम कभी भी टैली नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए। तो ये लॉजिकल है, ये क्या है, लॉजिकल है और इजी है कि हमने चंद चीज़ें मेन फॉर्मेट में रखनी है। क्या रखनी है, मेन लेफ्ट पेज पर चंद चीज़ें हमने बस रखनी है। इन्वेस्टमेंट रखनी है, उसकी की रेजिडुअल वैल्यू रखनी है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखनी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए अलग वर्किंग बनानी है। उसी ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वर्किंग के अंदर ही हमने डेफिनेशन लेस करनी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट होंगे, वहाँ से पिक करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, ये ज़रूर कर सकते हैं हम टैक्सेबल प्रॉफिट तक ही दूसरे में वर्किंग करें,
अब इसी से ही हमने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, यहीं से देख के डायरेक्ट वर्किंग यहीं पे लिख छोड़े। दिस इज पॉसिबल, मीन्स दो दफ़ा ना लिखें, अगले बस ख्याल एरियर का रखना है, इस साल का प्रॉफिट का टैक्स अगले साल। मोस्ट प्रोबेबली हम ये वाला काम एक लेफ्ट पेज और एक राइट पेज पे कर रहे हैं, कोई इधर उधर बिखरेगा भी नहीं, उधर से देखना है और उधर लिखते चले जाना। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो ये रूल है। वर्किंग कैपिटल की बात कर रही हैं, वर्किंग कैपिटल का आपको बताया, ये जब प्रोजेक्ट एंड होना है, सीज होना है, बंद होना है, तब ये रियलाइज हो जाना है। कैसे रियलाइज होगा? क्वेश्चन इज दिस, जो सब इन्वेंट्री आप खरीद रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, पहले सबसे पहला वो खरीदने के लिए आपने इन्वेस्ट किया, अब एक काम सर्कल में चल रहा है, जब प्रोजेक्ट एंड होगा, प्रोडक्शन करना बंद कर दी, तो जितनी प्रोडक्शन हुई है, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बेच दी जाएगी, उसे पैसा रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अल्टीमेटली क्या करनी है, आपने रियलाइज वर्किंग कैपिटल की कर लेनी। ईयर एंड पर तो तरीकाकार सिखाया, अगर वेरी है आपकी तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखा होगा, ये बताया हुआ ना, हर साल क्या है 25%। और से पढ़ें, एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू दी 25% ऑफ दैट ईयर्स नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब ईयर 1 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है 50, इस ऑपरेशन को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक, ऑपरेशन 80,000 के हैं, वर्किंग रिक्वायरमेंट भी 80,000 के हिसाब से होगी, लेकिन साल के शुरू में होगी तो हम पूरा साल बिजनेस कर सकते हैं। ठीक, अगले साल की रिक्वायरमेंट है, हमारा टारगेट है, हमने ज्यादा क्या करना है, कैश फ्लोज जनरेट करने, तो स्टार्ट में प्लानिंग भी क्या होगी, ज्यादा की होगी, वर्किंग कैपिटल मजीद चाहिए होगा, जितना इन्वेस्टेड था उसमें से मजीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट का पता होता है कि आपकी डिमांड कैसी चल रही है, डिमांड बढ़ रही है या डिमांड डाउन की तरफ जा, अगर डिमांड डाउन की तरफ जा रही है, वही वाला पैसा क्या कर सकते हो, कुछ एक्सट्रैक्ट करके कहीं और लगा सकते हो। तो हम वही वाला पैसा क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल मौजूद है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पैसा क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें और कहीं और इस्तेमाल कर दें। बिजनेस यही चीज़ का नाम है ना, जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है वहाँ पर इन्वेस्ट हो, जहाँ पर नहीं पैसे की ज़रूरत वहाँ से निकालें और कहीं और इन्वेस्ट करें। तो इस वजह से हमने ये वर्किंग बनाई कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हर साल में कितना आउटफ्लो होगा या इनफ्लो हो जाएगा। 20 की रिक्वायरमेंट थी, 20 आउटफ्लो हो गया, रिक्वायरमेंट 25 हो गई, मीन्स 20 तो पहले से ही है, मजीद 5 क्या करो, इन्वेस्ट करो। नहीं, रियलाइज तो नहीं हुआ, ये सर्कुलेशन में है। किस में है, सर्कुलेशन में है, चल रहा है ना, इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, ये सर्कुलेशन में है। तो 20 तो सर्कुलेशन में पहले से मौजूद है, आपकी टोटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट है 25 की, तो 20 तो पहले से सर्कुलेशन में है, मजीद इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 5। उससे अगले साल में आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है, ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, अब 22 की रह गई है, सर्कुलेशन में कितना फेंका हुआ है, 25। तो क्या करो, 10 वहां से क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, वहां से इनफ्लो कर दो, वापस हासिल कर दो। ठीक है, मजीद रिक्वायरमेंट कम हो गई, मजीद हासिल कर लो, एंड पर इसके बाद क्या आना है, इससे अगले साल 0, तो यानी कि 11 का 11 क्या कर लो, ये वाला हासिल कर लो, प्रोजेक्ट बंद, सब कुछ
नील, कोई रिक्वायरमेंट नहीं तो 0 हो गया। एंड पर भी 11 क्या हो जाएगा, रियलाइज। टाइम हो गया सारा आ गया नहीं, मैंने लग गया शायद टाइम हो गया। बस सर, अच्छा जी, ज़रा टॉपिक देख लें। बस तकरीबन हमारे पास पेपर शुरू होने जा रहे हैं। हमने मेजरली काम सीख लिया है, जो सी चीज़ें चाहिए हमें वो हमने सीख ली हैं। अब इंशाल्लाह पास पेपर हमारे शुरू हो जाएंगे। अब हम पास पेपर्स के ऊपर काम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में पास पेपर के ऊपर काम कर रहे होंगे। बेसिक्स हमने सीख ली हैं, सारी किस्म की चीज़ें पता चल गई हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे डील करना है, कब कब कैसे कैसे चेंज करना है, टैक्सेशन आ जाएगी तो उसको कैसे डील करना है, कैसे कैलकुलेशन होनी है, बेस बन गई है। बच्चों वाले सवाल ख़त्म, अब बड़ों वाले सवाल शुरू। थैंक यू, अस्सलाम।